हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज वीडियो नंबर 2 CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिए जा रहे हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इंडिया में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में इम्पॉर्टेंट MCQ आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट MCQ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन। ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का कॉन्सेप्ट पहली बार किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था? ऑप्शन ए जापान, बी USA, सी ब्रिटेन या डी स्विट्जरलैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन USA में पहली बार स्टार्ट हुआ था, पहली बार ओरिजिनेट हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट इनटू। हमारा भारत का संविधान ने अपनी पावर्स और फंक्शंस को, स्टेट की पावर्स और फंक्शन को जो डिवाइड किया है इनटू कितनी लिस्ट में किया है? ऑप्शन ए 2 लिस्ट, बी 3 लिस्ट, सी 4 लिस्ट या डी 5 लिस्ट। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर्स और फंक्शन स्टेट की डिवाइड की हैं वो 3 लिस्ट में की हैं। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। वैसे एक चौथी लिस्ट भी है रेजिड्यूरी, उसमें बची हुई पावर्स डाली जाती हैं। क्वेश्चन 3, विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद द अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमारे भारत के संविधान में संशोधन या परिवर्तन, चेंजेस जो होते हैं वो कौन से आर्टिकल के अंडर होते हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 443, आर्टिकल 308, आर्टिकल 368 या आर्टिकल 321। तो अमेंडिंग का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 के अंडर होता है। 4, द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना हो, कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो फाइनल अथॉरिटी नीचे लिखो में से किसके पास होती है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी पार्लियामेंट, सी प्राइम मिनिस्टर या डी सुप्रीम कोर्ट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करते समय या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम की फाइनल अथॉरिटी ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, जो फैसला वो देती है सबको मानना पड़ता है। क्वेश्चन 5, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट्स रूल इंट्रोड्यूस इन अ स्टेट टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अगर हमारे देश में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है तो अंडर विच आर्टिकल, नीचे लिखो में से किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट रूल इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360 या 350। तो अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इंट्रोड्यूस करना हो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल होने पर तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। क्वेश्चन 6, कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दो शब्द हैं, कैबिनेट सिस्टम और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ। ये दो शब्द किस कंट्री ने कॉन्ट्रीब्यूट किए थे, किस कंट्री ने स्टार्ट किए थे? ऑप्शन ए इंडिया, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड या डी USA। तो कैबिनेट सिस्टम और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ब्रिटेन ने स्टार्ट किए थे, वहीं से ही हमने इसे अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन 7, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड किया गया है? बच्चों मैं आपको बता दूं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारा फंडामेंटल राइट्स नंबर 6 है। ऊपर के जो 5 राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला राइट आर्टिकल 32 में इसे प्रोवाइड किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होता है। अगर हमारे 5 ऊपर के फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करता है तो हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंडर सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने राइट को बचा सकते हैं। तो इसका जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये आर्टिकल 30, 31, 32, 35, आर्टिकल 32 में इसे प्रोवाइड किया गया है। इंडियन
सिटीजन्स को। क्वेश्चन 8, पॉलिटिकल डिफेक्शन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल डिफेक्शंस वर बैंड अंडर द अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट में, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में पॉलिटिकल डिफेक्शन को बैंड किया गया? पॉलिटिकल डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता होते हैं ये अक्सर दल बदल लेते हैं, या तो किसी अच्छी सीट को पाने के लिए या पैसों के लालच में एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जो कि गलत है। ऐसे में काफी साल पहले एक नेता था, हरियाणा का कोई मिनिस्टर था, उसने भी पार्टी बदली थी। उसका नाम फिर हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में आया राम गया नाम भी रख दिया गया था। तो इधर जा उधर जा, यानी 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टी बदल ली, जो कि गलत है। तो ये आपके कौन से अमेंडमेंट में इसे बैन किया गया है? 50th अमेंडमेंट 1984, 53rd अमेंडमेंट 1986, 54 अमेंडमेंट 1986 या 52 अमेंडमेंट 1985। तो 52nd अमेंडमेंट 1985 में इसे बैन कर दिया गया कि कोई भी पार्टी का नेता दल नहीं बदलेगा। क्वेश्चन 9, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जब हमारे भारत का संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो उसका प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट था वो था ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये करेक्ट आंसर है। 10, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी लगाने की घोषणा अंडर आर्टिकल 352 में रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट विद इन। इमरजेंसी लगाने की घोषणा आर्टिकल 352 के अंडर अप्रूवल पार्लियामेंट का चाहिए होता है कितने दिनों में? ऑप्शन ए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ। तो आर्टिकल 352 के तहत अगर इमरजेंसी लगाने की घोषणा करनी हो तो पार्लियामेंट का अप्रूवल 1 महीने के अंदर चाहिए होता है। क्वेश्चन 11, आर्टिकल 17 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 प्रोवाइड्स फॉर, ये क्या प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए एबोलिशन ऑफ टाइटल, क्या टाइटल हमें छोड़ देने चाहिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, राय साहब, खान साहब ये दिया करते थे, क्या ऐसे टाइटल हमें छोड़ देने चाहिए? या इक्वालिटी बिफोर लॉ, या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करना, या इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी। तो हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी छुआछूत वाली चीज को नहीं फॉलो करेगा। क्वेश्चन 12, द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड, हमारा पहला पार्लियामेंट्री फोरम जो डिसास्टर मैनेजमेंट पर कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? 2011 में, 2010, 2009 या 2008? डिसास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर नेचुरल कोई भी डिसास्टर आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो ऐसे चीजों को हैंडल करने के लिए ये जो फॉरम पार्लियामेंट्री पास हुआ था ये 2011 में पास हुआ था कि अगर कोई भी संकट आएगा तो ये मैनेजमेंट उस हमारे देश के लोगों की रक्षा करेगा। 2011। द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूटेड, भारत के बच्चों को लेकर पहला पार्लियामेंट्री फोरम कब स्टार्ट हुआ था? कि अगर हमारे देश के बच्चों को जो अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, बेघर हो जाते हैं या अनाथ हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों की रक्षा के लिए पहला पार्लियामेंट्री फोरम किस साल पास हुआ था? ऑप्शन ए 2006, 2007, 2008 या 2009। तो बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए जो पहला पार्लियामेंट्री फोरम पास हुआ था वो था 2006 में। क्वेश्चन 14, द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है या मौसम बड़ा गर्म हो जाता है, तो इस तरीके का फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम किस साल में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था कि हम अपने देश की ग्लोबल वार्मिंग से अपने आप को बचा पाएं
क्लाइमेटिक अगर परिवर्तन होता है तो उससे अपने आप को बचा पाएं। ऑप्शन ए 2005, 2006, 2007 या 2008। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम पास हुआ था 2008 में, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15, द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाना, एंड मैनेजमेंट, पानी को मैनेज करना, ये कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम? ऑप्शन ए 1950, 1970, 2005 या 1985। तो पहला पार्लियामेंट्री फोरम वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को लेकर 2005 में पास हुआ था। 16, स्पेशल प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में बच्चों को, छोटे बच्चों को सुरक्षा देने का स्पेशल प्रोविजन रखा गया है? आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 39B या ऑल ऑफ दीज? तो छोटे बच्चों को सुरक्षा देने का स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 24 में रखा गया है। क्वेश्चन 17, हु सर्टिफाइज अ बिल एज अ मनी बिल, कौन ये बात डिसाइड करता है, कौन ये बात निश्चित करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा या डी फाइनेंस मिनिस्टर। तो कोई भी बिल, इस बात का डिसाइड या फैसला करने वाला व्यक्ति कि वो बिल मनी बिल है, इसका फैसला स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। क्वेश्चन 18, फंडामेंटल ड्यूटीज एंजॉइन अपॉन अ पर्सन टू रिस्पेक्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे मौलिक कर्तव्य, इस बात को निश्चित करते हैं कि एक आदमी रिस्पेक्ट करेगा। नीचे लिखो में से हमारे मौलिक कर्तव्यों में फंडामेंटल ड्यूटीज में किस चीज का रिस्पेक्ट करेगा? ऑप्शन ए मदर टंग, मातृभाषा, नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रीय गीत, या बोथ बी एंड सी? तो बोथ बी एंड सी करेक्ट है। हमारा देश का सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटी में नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज और नेशनल एंथम राष्ट्रीय गीत का सम्मान करेगा। 3, फ्रॉम विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन एलिमिनेटेड, हमारे भारत के संविधान में कौन से अमेंडमेंट में, कौन से संशोधन में राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है? कौन से अमेंडमेंट में हटाया गया था? ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 43rd अमेंडमेंट या 24th अमेंडमेंट? तो संपत्ति का अधिकार हमारे जिस अमेंडमेंट में हटाया गया था वो था ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट 1978 में, कि प्रॉपर्टी का राइट अब खत्म हो गया है। क्वेश्चन 20, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ, हमारा भारत का संविधान किस आत्मा पर बेस्ड है? ऑप्शन ए प्रियम्बल, बी फंडामेंटल ड्यूटीज, सी फंडामेंटल राइट्स या नन ऑफ दीज? तो हमारा भारत का संविधान जिस आत्मा पर बेस्ड है वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल में पूरे संविधान का, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का लेखा जोखा लिखा गया है कि उसमें क्या क्या है। क्वेश्चन 21, विच इज नॉट, नीचे लिखो में से कौन सा फंडामेंटल राइट्स नहीं है? ऑप्शन ए राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है। इक्वालिटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बराबर का पे बराबर के काम के लिए, ये नहीं है। और ऑप्शन सी इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर होंगे, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू फ्रीडम, ये भी स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है। 23, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 परटेन्स टू, 1955 में सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ था, इसमें प्रोटेक्शन दी गई थी किसे? ऑप्शन ए ह्यूमन राइट्स, बी सिटीजनशिप, सी अनटचेबिलिटी या डी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि स्वतंत्रता का हक, अधिकार कि हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सिविल राइट्स एक्ट 1955 में जिस चीज को प्रोटेक्शन दी गई थी वो थी अनटचेबिलिटी, यानी हम अपने देश से छुआछूत को खत्म करेंगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स में इसे ऐड कर दिया गया था। क्वेश्चन 23, विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज इन्वॉल्व,
नीचे लिखो में से कौन से अमेंडमेंट में, कौन से संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी हमारे संविधान में। ऑप्शन ए 42nd, 44th, 73rd या नन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे भारत के संविधान में जिस अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी वो थी 42nd अमेंडमेंट 1976 में। इसे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया था मौलिक कर्तव्यों को। क्वेश्चन 24, द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर। जब भारत का संविधान बना था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था। वो इलेक्शन कैसा था? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, हेल्ड ट्वाइस, 2 बार या नन ऑफ दीज। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट करेक्ट आंसर है। 25, द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो थी जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था। इनका इलेक्शन हुआ था किस साल में? ऑप्शन ए जून 1946, जुलाई 1946, अगस्त 1946 या जुलाई 1947। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन जुलाई 1946 में हुआ था। क्वेश्चन 26, विच कमेटी वाज सेट अप to prepare a draft constitution on August 29, 1947। किस कमेटी ने सेटअप किया था, प्रिपेयर अ ड्राफ्ट, तैयार किया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर ऑन अगस्त 29, 1947 को? उस कमेटी का नाम क्या था? स्टाफ कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी या यूनियन पावर कमेटी। तो जिस कमेटी ने तैयार करके ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अगस्त 29, 1947 में पेश किया था उस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने CUET अंडर ग्रेजुएट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट का इंपॉर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दिए गए हैं। आज हमारी वीडियो नंबर 2 थी पॉलिटिकल साइंस की। इसका टॉपिक था, ये जितने आज MCQ थे इसका टॉपिक था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। अभी इसका और भी वीडियो नंबर 3 में आएगा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में। तो आप हमारी इन सभी MCQs को CUET की तैयारी के लिए और जनरल अपनी रिवीजन के लिए, जनरल नॉलेज के लिए इन्हें रिवाइज करते रहिए। बहुत आसान है, ये हमारी पुरानी चीज़ें हैं, हमारी राजनीति की, हमारी पॉलिटिकल साइंस की। आप इन्हें रिवाइज कीजिए। आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।